नमस्ते। मेरा नाम अवनीन सिंह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एसएससी जीएसटी एग्जाम के लिए ये श्रृंखला चला रहे हैं। तो आज के श्रृंखला में जो टॉपिक मैंने चुना है वो संधि है। संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के हिसाब से भी, और हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के हिसाब से भी। संधि हर भाषा में संधि का यूज होता है। संधि का प्रयोग हर भाषा के में अलग अलग तरीके से किया जाता है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो जोड़ना है, लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका यूज होता है। कहीं इसका संधि का यूज समझौते के रूप में भी होता है, जैसे युद्धों में पहले जब कोई राजा किसी राजा से हार जाता था तो संधि की जाती थी, उसमें नियम लिखे जाते थे कि ये नियम आपको मानने पड़ेंगे। उस हिसाब से संधि की शर्तें रखी जाती थी। उसी तरह से जब भाषाओं में दो शब्दों के जोड़ने पे दो शब्द जुड़ते हैं तो उनमें भी नियम बनाया जाता है। तो उसी वही नियम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। संधि के क्या नियम है, संधि होती क्या है, और संधि किस आधार पे खड़ी होती है, उनके सूत्र क्या होते हैं, और उनके किस लिए संधि की जरूरत पड़ती है। आज ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संधि की परिभाषा क्या है। संधि संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम दंतोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में नहीं बल्कि कोरियाई, जैसी, यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। हर भाषाओं में अलग अलग संधि के नियम भी हैं, अलग अलग उसके प्रयोग भी हैं संधि में। जिस तरह भारतीय भाषाओं में उसी तरह अन्य भाषाओं में है, लेकिन सबके नियम अलग अलग हैं। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। तो संधि ऐसा जब हम पढ़ते हैं संधि तो ऐसा लगता है कि संधि सहज क्रिया नहीं है संधि। लेकिन जब ऐसे नॉर्मली जब भाषाएं इवॉल्व होती हैं, जब भाषाओं का इवोल्यूशन होता है या भाषाओं का विकास होता है, तो संधि एक प्राकृतिक और सही प्रक्रिया है। संधि ऐसी प्रक्रिया नहीं है, कृत्रिम प्रक्रिया नहीं कि संधि में हम लोग करने की जरूरत पड़ती है। संधि अपने आप भाषाओं के द्वारा संधि होती रहती है। अब संधि के भेद पे आते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, जिसको संस्कृत में अच संधि बोलते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, हल संधि, जिसको संस्कृत में हल संधि बोलते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जो स्वर हम पढ़ते हैं हिंदी में, 11 स्वर हैं जो, उनमें जो संधियां होती हैं उनको स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन व्यंजन संधि जो व्यंजनों के जोड़ने से बनती हैं। और विसर्ग संधि होती है। अब स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि बोलते हैं। दो स्वर जब आपस में मिल के एक नया स्वर बनाते हैं तो उसमें स्वर संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। तो विद्या में आखिरी में आप देखते हैं आ है, और आलय के पहले अक्षर भी आ है, तो आ और आ मिलकर बड़ा आ बना देता है, तो वही विद्यालय बन जाता है। स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है? ये सब संधियां क्या होती हैं? दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, यड़ संधि क्या होती है, अयाध संधि क्या होती है, इनके सूत्र क्या होते हैं, इनके नियम क्या होते हैं, इनके क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन से मतलब किस दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है, गुण संधि का उदाहरण क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है, यड़ संधि का उदाहरण क्या है, अयादि का उदाहरण क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है दीर्घ संधि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दीर्घ संधि और गुण संधि यड़ से पूछे जाते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? आपका सवर्ण दीर्घ। इसका क्या मतलब हुआ? आप संस्कृत में जब संस्कृत की शुरुआती जब भाषा सिखाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो उसमें महाश्वर सूत्र होते हैं। 14 महाश्वर सूत्र होते हैं संस्कृत में। जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, उसी तरह संस्कृत में क्या है, आपको महर्षि सूत्र बताया जाता है। 14 महर्षि सूत्र हैं, जो कहा जाता है क्या ऐसी जनश्रुति है कि वो भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए सूत्र हैं, जिनको पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी उनकी रचना है, पाणिनि ने उनको संकलित किया था। तो वो 14 सूत्र हैं। अयोन ऋऋक अयोंग अयोच हायवरट लण इयमंगनम जवई गड्डस जब गड्डस खप चटक चत्तव
कपय शशर हल, तो 14 है, तो 14 से मिलके ये सूत्र बने होते हैं, महसो सूत्र जो संधियों में बने होते हैं। जो अक प्रत्याहार आता है तो उसमें महसो सूत्रों से मिलके बना हुआ होता है अक प्रत्याहार, उनमें बीच में वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार में आ, ई, उ और छोट बड़ा ऊ, ये वर्ण आते हैं। तो उसमें क्या है, अका सवर्णे दीर्घा, कि अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए, यानी उसी के जैसा वर्ण आए तो वो दीर्घ बन जाता है। जैसे कि आ के बाद अगर आ आया तो आ और आ मिलकर आ बड़ा आ बन जाता है। ई के बाद अगर ई आई तो बड़ी ई बन जाती है। ऊ के बाद अगर ऊ आया तो बड़ा ऊ बन जाता है। तो इस तरह दीर्घ संधि की ये परिभाषा है कि अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व क्या मतलब होता है? छोटा आ को ह्रस्व बोलते हैं और बड़े आ को बोलते हैं दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ बन जाते हैं। जहां पर भी आखिर में आप देखेंगे जब वर्णों के मिलने पर जो शब्द बनता है, अगर बड़ा बनना है, जैसे पुस्तकालय में का मिलने पे का, और छोट का में जब आ की मात्रा है, छोटी आ की मात्रा, फिर बड़े आ की मात्रा मिलके बड़ा का बना रही है, इसका मतलब क्या है? दीर्घ संधि है। जैसे विद्यार्थी में भी क्या है, बड़ा आ आखिरी में आ रहा है। हिमालय में भी क्या है, आखिर में बड़ा बड़ा आ रहा है। इसी तरह से तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। जहां पर भी दीर्घ लास्ट में दीर्घ हो जाता है, कोई भी वर्ण, आ हो चाहे ई हो चाहे ऊ हो, दीर्घ हो गया तो इसका मतलब दीर्घ संधि है। और भी उदाहरण इसका देख लेते हैं। और ई की संधि भी, जैसे कि ई और ई मिलकर ई बन जाते हैं बड़ी ई। जैसे मैंने बताया कि उसमें ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ बना देते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि इसमें छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी है, लेकिन मिलकर क्या बने? रवि इंद्र, बड़ी ई की मात्रा बना देते हैं। मुनि प्लस इंद्र, इसमें भी दोनों में छोटी ई है, लेकिन मिलके क्या बनाते हैं? बड़ी बड़ी ई बना देते हैं, मुनि इंद्र बना देते हैं। इस फिर अगले में क्या है, ई प्लस ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनाते हैं। गिरी प्लस ईश, अब इसमें गिरी में छोटी ई है पर ईश में बड़ी ई है, तो गिरीश बड़ी ई बन गई। फिर मुनि प्लस ईश, मुनि में छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, फिर मिलकर क्या बन जाती है? मुनीश, बड़ी ई बन जाती है। उसी तरह ई प्लस ई मिलकर भी बड़ी ई बनाएंगे, ठीक है। नदी प्लस ईश, नदीश, तो बड़ी ई मिलकर, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। मही प्लस ईश मिलकर भी महिष, बड़ी ई बनता है, ठीक है। पर तीसरे में क्या है, ऊ और ऊ की संधि, छोटा ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और उदय भी में भी छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ बनाए भानु उदय। भानु उदय का मतलब क्या है? भानु का उदय, सूर्य का उदय हुआ है। विधु प्लस उदय, इसमें भी छोटा ऊ विधु है और उदय छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ बना देगा। फिर इसमें क्या है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएगा और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे वधु प्लस ऊर्जा, वधु ऊर्जा, और भूत प्लस उर्दू, बिल्कुल भूर्दु। वधु प्लस उत्सव, बिल्कुल वधु उत्सव। वधु प्लस उल्लेख इक्वल टू वधुल्लेख। तो आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी दीर्घ हो रहा हो कोई भी वर्ण, चाहे वो आ हो या ई हो या उ हो, दीर्घ हो रहा हो, इसका मतलब उसमें वहां पर दीर्घ संधि है। सीधे सीधे नाम से ही समझ में आ रहा है कि दीर्घ संधि का मतलब क्या है। कोई भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर भी दीर्घ हो जाता है लास्ट में आके, तो दीर्घ संधि बन जाती है। अगली संधि क्या है? गुण संधि। इसका जो सूत्र होता है आठ गुणा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आ के आगे ई ई हो तो ए, उ तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसमें क्या होता है, आ के बाद अगर ई आया तो ए बन जाता है, और आ के बाद अगर उ आया तो ओ बन जाता है, अगर री आया तो अर बन जाता है, अगर ली आया, ली वैसे हिंदी में पढ़ाया जाता है, ली अगर संस्कृत में आता है तो ली अगर आता है तो अल हो जाता है। तो जैसे पढ़ते हैं नर, नर के नर प्लस ईश इक्वल टू नरेश, यानी नर में क्या है, रा में आ की मात्रा है छोटी, और ई है इसमें, ईश में बड़े ई की मात्रा है, तो और आ और ई मिलकर क्या हो जाता है? ए बन जाता है। इसमें बड़े बड़ी ई की मात्रा है तो ए बन जाता है, ए बन जाता है। उसी तरह महा प्लस इंद्र, महेंद्र बन जाता है। महा प्लस ईश इक्वल टू महेश हो जाता है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। इसमें आ के आगे ई आए तो ए उ तो री तथा अर हो जाता है। वही चीज लिखी है कि हम, मैंने क्या बताया, आ के बाद ई आया तो ए हो जाता है, आगे बाद ई आया तो ए हो जाता है, आगे बाद उ आया तो ओ हो जाता है, आगे बाद बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है, और री आया तो अर हो जाता है, और ली आएगा, ली जो संस्कृत में आता है तो अल हो जाता है। जैसे कि महाधन ऋषि,
आ के बाद री आ रहा है तो अर हो जाता है, महर्षि हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से उपदेश ज्ञान प्लस उपदेश नाम में आ की मात्रा है, उपदेश में ओ की मात्रा है, तो आ और उ मिलके ओ बन जाता है, ज्ञानोपदेश। ठीक है, इस तरह से ये गुण संधि चलते हैं, इंपॉर्टेंट संधि है, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। अगली संधि क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? और आ कॉमा आ का ए से मेल होने पर अ तथा ओ तथा औ से मेल होने पे औ हो जाता है। यानी कि आ के बाद अगर ए आया, छोटा ए आया तो अ हो जाता है, और आ के बाद अगर ओ आया तो औ हो जाता है, और औ आएगा तो भी औ ही होगा, इसका मतलब वृद्धि हो जाती है। जैसे कि एक एक, एक एक के एक एक में आखिर में छोटे आ की मात्रा है, और प्लस ए आया तो एक एक हो गया, आय हो जाता है। ठीक उसी तरह मतैक के ता में छोटे आ की मात्रा है, प्लस ए है, तो उसमें मतैक की हो गया। सदा तन एव, सदा में आ की मात्रा है प्लस ए जुड़ा तो अय हो जाएगा, अय हो जाएगा। महेरसव में क्या है? आ की मात्रा है और अय आया तो अय हो जाएगा, तो इसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अय है तो उसकी एक मात्रा बढ़ गई, अय हो गया। उसी तरह ओ है तो ओ हो जाता है, ओ की एक मात्रा बढ़ जाती है। और इसके एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। सी- वनौषधि में सेम वही चीज है कि वन है, वन में आ की मात्रा है आखिरी में, और औ है तो औ हो जाता है, वनौषधि हो जाएगी। फिर परम औषध सेम वही चीज है, महाऔषध उसमें भी वही चीज है। ऊ और ऊ के बाद भी यही होता है, सेम यही चीज होती है। यद्यपि री के आगे किसी विजातीय स्वर आने पर री हो जाता है, और महाऔषध में भी यही है, विजातीय स्वर आ जाता है। उसके बाद आपका क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि ए और इसका होता है, इसका जो सूत्र होता है एचो अ वाया वा, यानी एच प्रत्याहार के बाद कोई आने पर तो आय क्रमशः अय हो जाता है, आय हो जाता है, अब हो जाता है, और आ हो जाता है। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में क्या आते हैं? ए और अ और ओ और औ, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। तो एच प्रत्याहार के बाद अगर कोई आ है या आ है, तो उसके बाद आपका क्या हो जाता है? क्रमशः अय हो जाता है। ए का छोटे जो अय है उसका अय हो जाएगा, आय 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 जहां आए तो इसका मतलब, इसका मतलब है अय है, और ओ है आय तो इसका मतलब अव है, और अव आया तो इसका मतलब आव है। तो ये सेम से देख लीजिए। ऐसे नयन में क्या है? नयन का ने प्लस अन, तो ए का के बाद आ आया तो अय हो गया। और गाय का क्या है? गाय, गाय का, गाय का क्या होगा? गाय प्लस अका, तो उसमें क्या होगा? बड़ा आव बन जाएगा। पो धन पो प्लस अन पावन, पवन बनना है तो ओ होगा, छोटा ओ होगा, और प होगा तो बड़ा आव बन जाएगा। तो इसी तरह ये याद रखना है कि एज प्रत्याहार के बाद ए और ओ के बाद अगर कुछ आ और आ आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रमशः आए आए अब और आ हो जाता है। तो यहाँ पर स्वर संधि समाप्त होती है। उसके बाद आएगी आपकी व्यंजन संधि। तो स्वर संधि में क्या है? स्वरों को मिलने पर जो विकार होते हैं या परिवर्तन होते हैं, वो आते हैं स्वर संधि के अंतर्गत। इनमें 5 संधियां हैं: वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, और आपकी अयादि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि का है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर, जैसे शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र बनना है, उज्जवल भी एक व्यंजन संधि है। तो इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम देख लेते हैं कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा टा ता पा, पहले किसी वर्ग के पहले वर्ण का भी किसी पहले मतलब वर्ण है, पहले वर्ग का पहला वर्ण है, चा भी पहला वर्ण है, टा भी पहला वर्ण है, पा भी पहला वर्ण है, का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यार अलावा या किसी स्वर से हो जाए तो का को गा, चा को जा, टा को डा, और पा को बा हो जाता है। जैसे कि दिग्गज में क्या होता है? दिक प्लस गा, गज इक्वल टू दिग्गज हो जाता है। यानी का क्या है? पहला वर्ण है किसी वर्ग का, का खा गा अंगा होता है तो पहला वर्ण है का। तो उसी वर्ण का अगर तीसरा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, गा गया, का खा गा तीसरा वर्ण है, तो उसका क्या हो जाता है? गा हो जाता है। दिग्गज का क्या? दिक प्लस गज इक्वल टू दिग्गज हो जाता है। उसी तरह और देख लेते हैं, अजंत देख लेते हैं। अच प्लस अंत, तो क्या होता है? चा पहला वर्ण है और इसके बाद स्वर आ रहा है, आ गया,
तो इसका मतलब अजंत बन गया। इसी तरह सडानन, टा पहला वर्ण है, उसके बाद आ गया, स्वर आ गया तो सडानन बन गया। सडानन है 6 स्वरों वाला। और उदाहरण इसके देख लेते हैं। अगला नियम क्या है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मा वर्ण से हो तो इसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी का के बाद अगर ना आएगा तो अंगा हो जाता है। ठीक है, तो का, जैसे वांग्मय, वांग्मय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वाक, वाक हो गया आपका पहला वर्ण, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण और किसी वर्ग का, और मा आया तो उसका क्या हो गया, अंगा होगा, का के बाद अंगा हो गया। उसी तरह सिट मास, टा है, टा का पांचवा वर्ण क्या होता है, टा का पांचवा वर्ण अड़ा होता है, तो टा के बाद मा या ना आएगा तो क्या होगा, अड़ा हो जाएगा, जैसे सिण मास हो गया। ठीक उसी तरह उत नयन, अब ता या पहला वर्ण है और ता का जो आखिरी वर्ण होता है ना ही होता है तो ना ही हो जाता है, उत प्लस नयन, उन्नयन। अगला क्या इसका नियम है, ता का मेल गा, घा, दा, धा, बा, भा या वाह या किसी स्वर से हो जाए तो दा हो जाता। ता का मेल अगर ता के बाद अगर गा है, घा है, दा है, बा है, भा है, या है, रा है या वाह है या कोई और स्वर आया तो उसके बाद क्या हो जाता है, दा हो जाता है। तो ये तो आसान नियम है कि ता के बाद कोई भी वर्ण आए या स्वर आए तो उसके बाद ता का दा हो जाता है। जैसे सद्भावना, सत्य प्लस भावना सद्भावना हो जाती है, दा बन जाता है। जगत प्लस ईश जगदीश बन जाता है। भगवत शक्ति भगवत भक्ति या भगवत शक्ति होगा तो भगवत भक्ति बन जाएगा। तद्रूप बन जाएगा, दा बन जाएगा लास्ट में। सद्धर्म का क्या होगा, दा बन जाएगा। ठीक। चौथा नियम क्या है, ता से परे चा या छा होने पर, चा जा या झा होने पर, जा टा या डा होने पर, टा डा या ढा होने पर, डा और ला होने पर ला हो जाता है। ता के बाद फिर से वही चीज है कि चा होने पर, चा या छा होने पर चा आएगा, ता के बाद अगर चा या छा आया तो चा ही रहेगा। जैसे उच्चारण का क्या हुआ, उत प्लस चारण तो चा बन जाता है। फिर उसके बाद जा या झा होने पर, जा टा या ठा होने पर, जा या झा आएगा तो जा हो जाएगा। फिर से वही चीज है कि जा या झा आया तो उत प्लस झाटिका उज्झाटिका हो गया। जा या झा होने पर झा हो जाएगा, टा या ठा होने पर टा हो जाएगा, टा या ठा हुआ तो उसके बाद टा आएगा, और ढा या ढा होने पर ढा, और ला होने पर ला हो जाता है। अंगा क्या है, ता का मेल यदि शा से हो तो ता को चा और सा को छा बन जाता है। जैसे ता का मेल यदि शा से हो, उच्च उच्छ्वास जो बोलते हैं, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, तो क्या हो गया, शा लास्ट में छा बन गया। अगर ता के बाद शाह आ रहा है, सलजम वाली शाह आ रही है तो उच्छ्वास बन जाता है, छा बन जाता है। उसी तरह सत्शास्त्र में ता के बाद अगर शास्त्र सा आ रहा है तो छा बन गया, सत्शास्त्र। शास्त्रार्थ भी बोल सकते हैं इसको, उस उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं। उच्चिष्ट में ता के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है सलजम वाली, तो छा बन जा रहा है। तो ये नियम ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी, लेकिन उतना ज्यादा पूछे नहीं आती है, स्वर संधि से ज्यादा पूछे जाता है। यड़ संधि आती है, अयादि संधि आती है, गुण संधि आती है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। फिर क्या है, ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा और हा का धा बन जाता है। ता का मेल यदि हा से हो तो हा, तो ता का दा बन जाता है। ता के बाद अगर हा आया तो दा बन जाएगा। जैसे उद्धार, उत प्लस हार इक्वल टू उद्धार, ता के बाद अगर हा आया तो दा बन जाएगा और हा का धा हो जाता है। ठीक है, हा का धा भी बन जाता है। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे आ प्लस छा इक्वल टू, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए, स्वर के बाद अगर छा वर्ण आए तो चा लगा दिया जाता है। जैसे स्वच्छंद, स्व में पहले आपके चा, छा के पहले चा लगा दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, इसमें आ और छा आया तो इसमें चा लगा दिया गया पहले। स्व में आ की मात्रा है लास्ट में, छा के आया उसके बाद तो उसमें चा लगा दिया गया, स्वच्छंद हो गया। यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन हो, तो माँ के बाद कोई व्यंजन आया, चा आया, तो माँ क्या किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। जैसे किंचित में क्या होगा, किम प्लस चित, तो माँ के बाद वो कोई व्यंजन आया तो अनुस्वार में, किंचित में बिंदी बन गई, किंचित अनुस्वार में चेंज हो गया। सेम वही चीज संकल्प में होती है, सेम वही चीज संतोष में होती है, सेम वही चीज संपूर्ण में होती है। अब अगला क्या है, अगला नियम, माँ के बाद माँ आधा माँ आया तो द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब एक ही में मिल जाता है। जैसे सम्मति और सम्मान, माँ के बाद अगर आधा माँ आया
माँ के बाद अगर आधे माँ के बाद माँ आया तो आपस में मिल जाता है, सम्मति हो गया, सम्मान हो गया। तो व्यंजन संधि इसको एक बार और, जब वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। थोड़ी सी कठिन संधि है ये। माँ के बाद आधे माँ के बाद यार, अलावा या शाखा साहा में से कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। फिर वही चीज आ गई कि माँ के बाद अगर यार, अलावा आए या शाखा साहा आए या कोई और व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, कि माँ का बिंदी बन जाती है। सम प्लस योग क्या हो जाएगा, संयोग। सम प्लस विधान क्या हो जाएगा, संविधान। बिंदी बन नहीं, देख आप लोग देख रहे होंगे, सम प्लस रक्षण क्या होगा, संरक्षण हो गया। सम प्लस वाद क्या होगा, संवाद हो गया। सम प्लस लग्न क्या होगा, संलग्न हो गया। सम प्लस सार क्या होगा, संसार हो गया। अब आखिरी इसका जो है नियम, री रा सा से परे ना का अड़ा हो जाता है, परंतु चावर टावर तावर सा और सा का व्यवधान हो जाने पर ना का अड़ा नहीं होता है। जैसे कि परिणाम, परिणाम में क्या होता है, रा आया तो रा का क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। परिणाम में क्या, रा के बाद अगर ना आए, री रा और सा के बाद अगर ना आए तो अड़ा हो जाता है। रा के बाद देखिए ये ना आ रहा है तो अड़ा हो गया। ठीक है, प्रमाण में भी अड़ा हो गया। लेकिन चा वर्ग के बाद ता वर्ग सा और सा का व्यवधान हो जाने पर ना का अड़ा नहीं होता है। ठीक है, सा से पहले आ और आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सा का सा हो जाता है। सा से पहले अगर आ और आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए, जैसे अभिषेक में, अभिषेक का क्या हो गया, अभी और प्लस से एक मिलकर शाह हो जाता है, षटकोण वाली शाह हो गया। निषिद्ध में भी क्या हुआ, निषिद्ध में षटकोण वाली शाह बन गई। और सम विषय में भी, विषम में भी षटकोण वाली शाह बन गई। तो एक बार और इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो संधि क्या है, मैंने इसे बताया कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ाव। और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संधि का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि जब कोई राजा आपस में लड़ाई करते थे और कोई राजा हार जाता था दूसरे राजे पे, संधि, समझौते के रूप में भी संधि का अर्थ प्रयोग किया जाता था। तो उसी तरह संधि के नियम होते हैं, जिससे और व्यवहारिक दुनिया में होते हैं वैसे भाषाओं में भी होते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी व अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तो संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। जिस तरह भारतीय भाषाओं में संधि के नियम है, वैसी तरह और भी अन्य भाषाओं में भी संधि के नियम है, जैसे कोरियाई, यूराल, आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी हैं। अब संधि के भेद क्या क्या है, संधि के भेद क्या है, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल संधि बोलते हैं। अच 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 जो होता है स्वर को बोलते हैं संस्कृत में, और हल जो होता है व्यंजन को बोलते हैं संस्कृत में। विसर्ग संधि तीसरी संधि है। अब स्वर संधि की क्या परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या है, अका सवर्ण दीर्घा, अक प्रत्याहार के बाद कोई आ और आता है या उसी के तरह का कोई वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ आता है, छोटी ही आती है, बड़ा आता है और बड़ी ही आती है। तो छोटे आ के बाद अगर आ आएगा उसी तरह का सवर्ण, मतलब उसी तरह का वर्ण हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा। आप ये याद रखें कि आ और आ के बाद और ई के बाद कोई भी वर्ण आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का कोई वर्ण आया, ई के बाद अगर बड़ी ही आ रही है, छोटी ही आ रही है तो बड़ी ही हो जाएगी। और आ के बाद अगर बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा। बस इतना याद रखना है इसमें। तो विद्यालय में आ के बाद बड़ा छोटा आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा। और विद्यार्थी में देखिए आ के बाद छोटा आया तो बड़ा आ हो जाता है। तो ये याद रखना इसमें जरूरी है कि छोटे आ के बाद बड़ा आ है, चाहे बड़े आ के बाद छोटा आ है, या बड़े आ के बाद बड़ा आ है, हमेशा दीर्घ आ ही होगा। उसी तरह छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, या छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, छोटी ई के बाद छोटी ई आए, तो भी बड़ी ई ही होगी। हमेशा दीर्घ होता है इसका, सीधे सीधे जो इसका नाम से दीर्घ संधि है, उसके नाम में ही दीर्घ है, इसका मतलब दीर्घ हो जाता है। अब गुण संधि में क्या होता है, इसमें गुण संधि में अपना याद रखना है कि इसमें पहले वाले जो मिलाप होता है, पहले वाला वर्ण में, पहले वाले शब्द में आ और
आ होंगे बड़े आ, छोटा आ होगा बड़े और बड़ा आ होगा, उसके बाद क्या हो, ई और ई आएगा तो ए हो जाएगा, और उ और उ आएगा तो ओ हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जैसे कि नर प्लस इंद्र, नर में क्या है, आखिरी में आ है, और ई में आ और ई मिलके ए बना देंगे, ठीक है। वैसे जैसे कि नर प्लस ईश आ है, नर में रा में आ है, और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बना देते हैं। उसी तरह महा प्लस इंद्र में आ और ई मिलके ए बना देते हैं। सेम ये महा प्लस ईश में होता है, महेश हो जाएगा, आ और ई मिलकर ए बना देते हैं। उसी तरह आ और उ मिलके ओ बनाते हैं, और आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं, महर्षि जैसे। बस इसमें महर्षि इसमें याद रखना है। अगला है कि वृद्धि संधि में और आ का ए और ए से मेल होने पर ए, तथा आ और आ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है। इसमें क्या है, वृद्धि हो जाती है बस। इसमें भी पहले जो पहला शब्द है जो जुड़ता है उसमें आ या आ आता है, उसके बाद दूसरे वाले वर्ड में क्या आता है, दूसरे वाले शब्द में आता है ए और ए, और ओ और औ। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। सेम वही दीर्घ संधि की तरह होता है, लेकिन इसमें दीर्घ संधि के तरह सवर्ण वर्ण नहीं आते, एक जैसे वर्ण नहीं होंगे। पहला इसमें होता है, जैसे पहले देखिए इसमें, पहले मतैक्य में क्या है, ताकि में आ लगा है, ता में आ की मात्रा लगी है, ता में आ की मात्रा लगी है, और ऐ में क्या है, ए है। तो आ और ए मिलकर ऐ हो जाते हैं, ऐ वृद्धि हो जाती है, ऐसे ऐ बन जाता है, ठीक है। सेम यही चीज सदा प्लस ए में है, आ प्लस ए मिलकर ऐ हो गया। आ प्लस महोत्सव में भी यही है, आ और ए मिलकर ए हो गया। उसी तरह वन औषधि में भी आ और ओ मिलके औ हो जाता है। महौषध में भी क्या है, आ और मिलकर महौषध हो जाता है। अब यड़ संधि में क्या है, इकोड़ यड़ चीज का, इसकी जो क्या है आपका सूत्र है, इको यड़ चीज, एक प्रत्याहार के बाद आ और आ आने पर यड़ प्रत्याहार हो जाता है। एक प्रत्याहार के बाद, एक प्रत्याहार में क्या क्या है, ई और ई है, और यड़ प्रत्याहार में क्या है, यावा राला है। तो ई और ई के बाद अगर ई, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर आ या आ आए या कोई और विजातीय स्वर आए, तो उसमें क्या हो जाता है, या वा रा ला हो जाता है। इसमें क्रमशः क्या है, ई और ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आता है तो या हो जाता है, ऊ और ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो वाह हो जाता है, री के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आता है तो रा हो जाता है। सेम वही चीज री है नहीं, इसमें संस्कृत में होती है री, हिंदी में ली होती नहीं है, तो तो ली का इसमें दिया नहीं है, तो ली के बाद अगर कोई विजातीय स्वर आता है तो ला हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं यदि प्लस अपी, ई के बाद यदि में क्या है, छोटी ई है प्लस, उसके बाद अगर कोई विजातीय स्वर यानी आ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, या हो जाता है, यद्यपि या बन जाता है। ई के बाद कोई विजातीय स्वर फिर आ आया तो क्या हो गया, या हो गया, ये इत्यादि। अब ऊ का देख लेते हैं, ऊ के बाद अन्वय, तो ऊ के बाद आ आया तो क्या हो जाता है, वाह बन गया। सु प्लस आगत, ऊ के बाद आ आया तो क्या हो गया, वाह बन गया। तो ई के बाद अगर आ आएगा तो क्या होगा, या बन गया। ऊ के बाद अगर आ आएगा तो वाह बन जाएगा, और अगर री के बाद अगर आ आएगा तो क्या होगा, रा बन जाएगा। इतना याद रखना है आपको। अब अयादी संधि में क्या है, अयादी संधि में ए और ओ और से परे वही चीज है। एच प्रत्याहार के बाद, एच प्रत्याहार में क्या है, ए है, ओ है। एच प्रत्याहार के बाद अगर आ और आ आता है तो क्या हो जाता है, क्रमशः क्या हो जाता है, ए आव अव और आ हो जाता है। तो ए के बाद अगर आ आता है तो ए हो जाता है, आय के बाद अगर आ आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद अगर आ आता है तो अ हो जाता है, और औ के बाद अगर आ आता है तो आ हो जाता है। इतना याद रखना है कि एच प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आ और आ आएगा तो क्रमशः क्या, ए का क्या होगा, ऐ हो जाएगा, हो जाएगा। आय का क्या होगा, आय हो जाएगा। ओ का क्या होगा, अब हो जाएगा, और औ का क्या होगा, आय हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं दिए हैं, इसके उदाहरण दिए हैं कि ने प्लस, नयन का क्या होगा, ने प्लस अयन, ने प्लस अन। तो इसमें क्या है, ए प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। तो नयन में छोटी ए की मात्रा नयन। फिर गए, इसमें क्या है, आय आया, आय प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आय बन जाएगा, तो गाय का। ओ प्लस अन पवन, ओ प्लस अन मिलके अव बनेगा तो पवन, और पौ प्लस अक पावक यानी आ बन जाएगा। तो सेम वही चीज है कि एज प्रत्याहार के बाद अगर आ और आ आएगा तो अय,
आए, अब और आ हो जाएगा। अब हम स्वर संधि यहाँ पर खत्म होती है। अब हम आज देख लेते हैं एक बार व्यंजन संधि को भी। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे शरद चंद्र उज्ज्वल, तो हमने इसमें क्या नियम है? पहला नियम है किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यारा लावा या किसी स्वर से हो जाए तो का गा, चा का जा, टा का, मतलब कि ये कह रहे हैं कि पहला वर्ण किसी वर्ग का आता है। जैसे का आया, चा आया, काका अंगा का पहला वर्ण क्या है? का है। चाचा चाचा का पहला वर्ण क्या है? चा है। टाटा आड़ा का पहला वर्ण क्या है? ता है। तादा दादा अन्ना का पहला वर्ण क्या है? ता है। पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आता है या कोई और व्यंजन आता है तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। का गा हो जाएगा, टा का ढा हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें दिग्गज में देखो, का के बाद गा आ रहा है तो दिग्गज गा हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो गया। वाग ईश में क्या है? वाक, वाक प्लस ईश, उसमें स्वर आ रहा है तो इसमें भी का के बाद क्या हुआ? तीसरा वर्ण हो गया, गा हो गया। और उदाहरण इसके देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। का के बाद अगर माँ आ रहा है तो उसी वर्ण का पांचवा वर्ण क्या है? का के वर्ग का आ गया अंगा, वांग में यानी अंगा हो जाएगा। टा का पांचवा वर्ण क्या है? टा वर्ग का अड़ा है। पा का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? ना है, माँ है। पा माँ। ठीक है। ता का मेल गा, घा, दा, बा, यावर आला या किसी स्वर से हो तो दा हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? दा हो जाता है। जैसे कि सद्भावना, जगदीश, भगवत भक्ति, सद्धर्म। ता से परे चा या छा होने पर जा या झा या झा होने पर जा, टा या ठा होने पर डा, और डा और ला होने पर ला हो जाता है। जैसे उच्चारण के बाद अगर ता के बाद चा आया तो चा हो जाएगा। उज्झटिका, तो फिर जा हो रहा है। उड्डयन में डा हो जाता है। ता का मेल यदि शाह से हो तो ता को चा और सा को छा बन जाता है। उच्छिष्ट बन जाए, उच्छ्वास बन गया। ता का मेल यदि शाह से हो, ता का में अगर ता के बाद अगर शाह आ रहा है, सुल्लम वाली शाह आ रही है तो छा बन जाता है। ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा बन जाता है और हा का धा बन जाता है। ता का मेल अगर हा से होता है तो ता का दा बन जाता है और हा का धा बन जाता है। इसमें देखिए उद्धार, उद्धार ऐसे उत प्लस हार, तो ता का क्या बना? दा बन गया, और हा का क्या बना? धा बन गया। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आए जाए तो छा वर्ण से पहले चा लगा जाए। स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा वर्ण से पहले आधा चा लगा दिया जाता है। ये देखिए इसमें स्वच्छंद में क्या हुआ? स्वच्छंद के बाद स्व में आ की मात्रा है और छंद आया तो उसके पहले चा लगा दिया, स्वच्छंद बन गया। संधि छेद, संधि छेद में भी आधा चा लगा दिया पहले। आच्छादन में भी आधा चा लगा दिया। अनुच्छेद में भी आधा चा लगा दिया। यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किंचित में देखिए, किंचित में अनुस्वार में बदल गया। माँ के बाद चा, मतलब कोई व्यंजन आ रहा है तो अनुस्वार में बदल रहा है। संकल्प में भी सेम वही हो रहा है, संतोष में भी वही हो रहा है, और संपूर्ण में भी वही हो रहा है। माँ के बाद माँ का द्वित्व हो जाता है। माँ के बाद अगर माँ आ रहा है तो इसका मतलब वो आपस में मिल जाएंगे, जैसे कि सम्मति, सम्मान। माँ के बाद अगर माँ आ रहा है, आधे माँ के बाद माँ आया तो इसका मतलब क्या हुआ? सम्मति के आपस में मिल जाते हैं, जैसे द्वित्व हो जाते हैं, सम्मति प्लस सम्मान। तो ये व्यंजन संधि है। अगला अभी विसर्ग संधि बची है, तो जो विसर्ग विसर्ग संधि बची और संधि के जो क्वेश्चन है मैं अगले वाले वीडियो में पूरा बना तक के आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, ताकि संधि के जो भी क्वेश्चन आए आपको कभी भी गलत ना हो, और संधि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। चाहिए एसएससी जीएसटी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम और भी हो, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। धन्यवाद।